कल के लेक्चर में हमने वर्क मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, देन पावर मतलब क्या है, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। एंड उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया था। अभी जो है हम एकदम इसेंशियली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसको जो है इंट्रोडक्टरी मतलब कंसेप्चुअल पार्ट का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है उनका यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, अब ये ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्योंकि देखो 11th एनसीईआरटी में जब हम 11th की बैच शुरू करेंगे तो पहला जो पार्ट आता है 11th एनसीईआरटी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा ग्रेविटेशन रहेगा, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये 9th-10th में भी इंक्लूडेड था, इसलिए हम पहले इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बाद में 11th की बैच में जो है इसको एकदम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन मतलब होता क्या है, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्या है ग्रेविटेशन मतलब, देखो आप सब लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है, कुछ लोगों ने 9th में पढ़ा है, कुछ लोग जो है वो 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई वालों ने 9th में पढ़ा है, स्टेट एंड आईसीएसई वाले 10th में पढ़ रहे हैं। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, ये ग्रेविटेशन मतलब है फेनोमिनन। ग्रेविटेशन मतलब क्या है, एक फेनोमिनन है और प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, विच involves interaction, which involves interaction between the bodies having mass। यानी कि ग्रेविटेशन ये वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अब हम क्या करने वाले हैं, मासेस के बिटवीन का इंटरेक्शन स्टडी करने वाले हैं। जैसे हम चार्ज सुनने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। वही बात यहाँ पे है कि हम क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे मास जो है उनका इंटरेक्शन, एक मास का इंटरेक्शन दूसरे मास के साथ कैसे होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, स्टडी करने वाले, मतलब हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेविटेशन पढ़ना है तो ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी, ग्रेविटेशन पे मैंने जो वर्ड यूज किया यहाँ पे क्या है, मास। ये मास की होगी। अब ये मास जो है वैसे तो सबको मालूम है क्या है मास मतलब। देखो जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस पढ़ा था तो आपने मास को इस तरह से डिफाइन किया था, कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी। उसके बाद में जब हम आइंस्टाइन को पढ़ेंगे तो आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों भी डेफिनेशन अपनी जगह पे करेक्ट है। लेकिन जब हमें ग्रेविटेशन को पढ़ना है, जब हमें ग्रेविटेशन को समझना है, तो हम इस मास को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस किया था कि ये मास मतलब क्या है। ये मास मतलब नेचर का एकदम बेसिक रूल है। क्या है, बेसिक रूल है। एंड जो नेचर के रूल अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं उसी को अपन टेंडेंसी बोलते हैं। तो मास मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है। व्हाट इज मास, एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब क्या है, नेचर का रूल है। एक बात दिमाग में रख लो कि नेचर क्या है, पहला लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेट ज्वाइन हुए हैं बाद में, मतलब आज ज्वाइन हुए हैं, जिनकी कुछ लोगों ने पहला लेक्चर मिस किया है, आप उस लेक्चर को जाके देखो। जिन्होंने मिस किया है व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आपका नाम एंड स्कूल नेम मुझे व्हाट्सएप कर लो, फिर मैं आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक भेज देता हूं। क्योंकि पहले लेक्चर में हमारी पूरा आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमें फिजिक्स पढ़ना मतलब क्या पढ़ना है। तो मास मतलब है टेंडेंसी। अब टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर का लॉ। तो हमें यहां पे एक नेचर का लॉ मिलता है जो मास रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा, टू प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, टू प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने वाली जो टेंडेंसी है उसको अपन मास बोल रहे हैं। यानी कि क्या है, देखो कि फॉर एग्जांपल ये चौक है, अगर ये चौक को मैं यहाँ पे पकड़ के रख रहा हूं और उसके बाद में मैं अगर इसको छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जाके गिर रहा है। अब ये नीचे क्यों गिरा, उसके लिए दो रीजन है। पहले हम जहां पे खड़े हैं, जहां पे मैंने चौक को पकड़ के रखा था वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अर्थ के पास क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मास है। तो अर्थ ने क्या किया है, खुद के मास होने की वजह से यहाँ पे खुद के सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी फील्ड प्रोड्यूस की है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगेन इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब मैं ये चौक को लेके आ रहा हूं
तो ये चॉक के पास भी मास है, तो ये चॉक भी क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये मास की ग्रेविटेशनल फील्ड चॉक के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, एंड यहाँ पे इंटरैक्शन की वजह से ये चॉक वाली जो बॉडी है, चॉक वाला जो मास है, वो अर्थ के टुवर्ड्स खींचा चला आता है। यानी कि खुद के सराउंडिंग में एक स्पेस बनाना, जिसमें दूसरी बॉडी अगर उसके पास मास है तो उसके साथ इंटरैक्शन होता है, उस टेंडेंसी को बोला गया है मास। देखो एकदम कंसेप्चुअली क्लियर करना है आपको टॉपिक को। ग्रेविटेशन मतलब क्या है, ग्रेविटेशन मतलब एक फेनोमेनन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में ऋतुफन, ठीक है। मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं बेटा, एक 5 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। तो ये मास मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है जो क्या करेगी, खुद के सराउंडिंग में अपना एरिया बनाएगी, अपनी फील्ड बनाएगी, जिसमें दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, ठीक है। तो 2 ही पॉइंट अब तक हो गए। ग्रेविटेशन मतलब एक फेनोमेनन है जहां पे हम मासेस का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन देखा था, हर बार बस चार 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 चल रहा था, जब तक ग्रेविटेशन देखेंगे तब तक सिर्फ मास मास एंड मास चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मास मतलब क्या है, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है उसको बोला जाता है मास। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने लिख के दिया, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब है क्या। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब है क्या। अब देखो ये फील्ड का मतलब जो है, इसका मतलब होता है स्पेस एरिया, अगर 2D कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये होता है 3 डायमेंशनल में प्रोड्यूस, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है कि स्पेस है अराउंड द मास, या फिर अराउंड द बॉडी विच हैज ए मास, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेस अराउंड द मास, जिसमें क्या होता है, इन विच एनी अदर बॉडी, या फिर मैं उसको एनी अदर मास बोलूंगा, experiences force of attraction, force of attraction। मास में रिपल्शन नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। उसका रीजन ये है कि ये मास का एक ही टाइप होता है। हम मास के ऐसे 2 टाइप नहीं बोलते, एक पॉजिटिव टाइप का मास, दूसरा निगेटिव टाइप का मास, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो इसके ऊपर मैं आने वाला हूं, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले। उससे पहले जो हम अब पहले पढ़ चुके हैं उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं। हमने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि एक चार्ज है, उसको हम स्पेस में रखते थे, और ये चार्ज जो है वो खुद के सराउंडिंग में इस तरह से अपना स्पेस बनाता था, अपनी फील्ड बनाता था, कि जिसमें अगर लाइक चार्ज आ रहा है या फिर अनलाइक चार्ज आ रहा है, तो ये इंटरेक्शन ऑफ रिपल्शन या फिर इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन होते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक एप्लीकेबल था। इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे। सेम प्रोसेस हम मैग्नेट से रिलेटेड भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि अगर ऐसे कोई भी एक पोल दिया गया है, जिसको एक मैग्नेट दिया गया है जिसको 2 पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एंड दूसरा साउथ पोल है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में ये भी एक स्पेस बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। और इस स्पेस में या फिर इस फील्ड में अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल या फिर यहाँ पे साउथ पोल लेके आऊंगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जो बात इलेक्ट्रिक फील्ड में थी वही बात मैग्नेटिक फील्ड में थी, एंड वही एज इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होने वाली है। मतलब ये नेचर का इंटरेक्शन समझो कि नेचर में जो है सारा इंटरेक्शन चलता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये 3 प्रॉपर्टीज है, 3 टेंडेंसीज है। पहले चार्ज वाली, दूसरी मास वाली, तीसरी मैग्नेटिज्म वाली। और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, इंटरेक्ट करने के लिए इनके पास ऐसी टेंडेंसी है कि अपना एक स्पेस बनाना। स्पेस बनाने के बाद क्या होगा, इनके स्पेस में अगर दूसरा कोई एंटर कर रहा है तो ये इंटरैक्ट करते हैं, रिएक्ट होते हैं। कैसे रिएक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है। मास की एक ही टाइप है, तो यहां पे हर बार सिर्फ अट्रैक्शन होगा। चार्ज के 2 टाइप है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहां पे इंटरेक्शन दोनों भी होंगे, अट्रैक्शन भी पॉसिबल है, रिपल्शन भी पॉसिबल है। मैग्नेट की केस में भी सेम पार्ट होगा, मैग्नेट के भी 2 पोल्स है, इसलिए यहां पे भी इंटरेक्शन 2 टाइप के पॉसिबल है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। मतलब कि ये नेचर की सबसे इंपॉर्टेंट 3 टेंडेंसीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, एक चार्ज, एक मास,
एक मैग्नेटिज्म। उसमें से इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर से लेके जो 12-13 नंबर के लेक्चर तक पूरी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, उसमें हम इन दोनों से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ज्वाइन लेट हुए हैं, मैंने मोबाइल नंबर लिख के दिया था, आप उस पर मैसेज करो। सारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको कंसेप्चुअली जो भी बातें रिक्वायर्ड है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऋतुपन बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया। अब मुझे आना है ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर। सेम केस होती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में हमारा अपना मून है ना, वो क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैटर्न का या फिर मार्स का, दूसरे कोई भी प्लैनेट है, जुपिटर है, उसके मून अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, अर्थ के मून के बारे में अगर देखेंगे, उसको हम कोई स्ट्रिंग बांध के थोड़ी छोड़ के आए, है ना। पतंग उड़ो तो अपन वैसे थोड़ी खींचते उसको, इधर आ उधर आ, ऐसे नहीं हो रहा है। ये अपने आप इंटरेक्ट हो रहा है। मतलब ये एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर इनकी मोशन डिपेंडेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि कोई भी अगर एक मास है, अगर मैंने इसको स्पेस में रख दिया, तो ये क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में अपनी एक फील्ड बनाता है, अपना एक स्पेस, जिसमें इसका इंफ्लुएंस होगा, इसकी चलेगी, और उसी को अपन फील्ड बोलते हैं। चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मास प्रोड्यूस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड की कंडीशन क्या होती है कि ये अप टू पर्टिकुलर लिमिटेड स्पेस तक एप्लीकेबल है, उसके बियॉन्ड ये एग्जिस्ट नहीं होती है। इसलिए अर्थ खुद के मून को तो अट्रैक्ट कर पाती है, लेकिन जुपिटर के इतने सारे मून है, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, उसका रीजन ये है कि ये स्पेस जो है वो लिमिटेड स्पेस में एप्लीकेबल होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं एक छोटा सा मास है यहां पे लेके आने का ट्राई करूंगा, तो इसको समझ में आएगा कि हमारे एरिया में, हमारे स्पेस में, यानी हमारे फील्ड में कोई एंटर कर रहा है। फिर ये वहां पे वेरीफाई करेगा कि एंटर करने वाला कौन है, मास है। मास तो एक ही टाइप का होता है, तो इसका एक ही काम होगा, पकड़ के घर पे लेके आओ। यानी क्या होता है, देखो कि हम स्पेस में एक मास रखते हैं, ये मास क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरा एक मास इसके आसपास कहीं पे आता है, ये मास भी खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड जो इंटरेक्शन होता है वो होता है इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन मासेस, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इंटरेक्शन होता है बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल चौक के मैंने छोड़ दिया, जब तक अर्थ का सरफेस नहीं है तब तक ये नीचे जा रहा है। ऐसे नहीं कि अभी नीचे जाने लगा, सरफेस को काट के एकदम सेंटर तक चला जाएगा, ट्रैवल करेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, एक मास दूसरे मास के कांटेक्ट में आ गया, उनका इंटरेक्शन खत्म। अगर हम फिर से उनको खींचेंगे तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब फिर से अभी मैंने चौक उठा दिया, छोड़ दिया, तो ये नीचे गिरेगा। अगर सरफेस पे रख दिया, इंटरेक्शन खत्म। इसका मतलब इंटरेक्शन दोनों के फील्ड के बिटवीन होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन जो हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे रिलेटेड ग्रेविटेशन समझने के लिए। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर मैग्नेटिक्स में जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, सेम कंसेप्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे वहां पे दो चार्जेस इंटरेक्ट होते थे, उनके इंटरेक्शन का फोर्स हमने देखा था। यहां पे भी दो मासेस इंटरेक्ट होंगे, एंड इन दोनों के मासेस के इंटरेक्शन का फोर्स है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमने तीन ही पॉइंट्स देखे। एक, ग्रेविटेशन मतलब क्या है, दूसरा मास मतलब क्या है, तीसरा ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या है। अब आते हैं टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर हमें आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एंड साइमल्टेनियसली ऐप के ऊपर डीपीवी भी सॉल्व करनी है। दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन तो हमने देखा कि क्या होता है, एक मास दूसरे मास के साथ इंटरेक्ट करता है। अब इंटरेक्शन होने से क्या होता है कि मासेस का डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड कल से पहले 4 लेक्चर थोड़ा सा याद करो कि हमने वहां पे देखा था कि बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस करना है, मतलब बॉडी के इनर्शिया को ओवरकम करना है, मतलब वहां पे रिक्वायरमेंट होगी फोर्स की। इसका मतलब यहां पे दो मासेस की बिटवीन ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। जैसे लेक्चर होता है मैं ऐप के बारे में बोल देता हूं, जो लोग नए हैं ज्वाइन नहीं किए उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो कि बेसिकली दो मासेस से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं।
इस इंटरैक्शन से एक मास अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है। इस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए, ये बात सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में आई थी। देखो, ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग न्यूटन ने नहीं की है, उससे पहले भी हमें बातें मालूम थी। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले एरिस्टोटल था जिसने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक माउंटेन के ऊपर से हम एक हेवी बॉडी एंड एक लाइट बॉडी, एक हाथी एंड एक कुत्ता, दोनों को फेंक देंगे तो वहां पे हेवी बॉडी अर्थ के ऊपर पहले आएगी, मतलब हाथी पहले गिरेगा, कुत्ते को गिरने के लिए टाइम लगेगा, ऐसे बोला था एरिस्टोटल ने। उसको करेक्ट करता है गैलीलियो कि ऐसे नहीं है बेटा, क्या होता है, हाथी कुत्ता फेंको या फिर और किसी को फेंको, बोथ विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ साइमल्टेनियसली। मैं आपको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो की लिंक देने वाला हूं, मैं भूल गया, आज प्रोवाइड करता हूं, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक लेदर का बॉल है एंड एक फीदर है, पीस है, पंख है, दोनों को छोड़ दिया। तो अगर वहां पे एयर प्रेजेंट है तो फीदर घूमते 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 धीरे आता है, लेदर बॉल स्ट्राइक करता है एकदम सडनली। लेकिन एयर को अगर रिमूव करेंगे और वहां पे वैक्यूम प्रोड्यूस करेंगे, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो वो वीडियो फुटेज है, उसमें हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि लेदर बॉल एंड फीदर बोथ विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ साइमल्टेनियसली। यानी गैलीलियो ने जो बात बोली थी वो करेक्ट थी। ऐसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास थी, लेकिन न्यूटन ने हमारे सामने इतने सिंपल तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन की गई है कि न्यूटन न्यूटन सबसे ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, कैसे वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पॉइंट के ऊपर आते हैं, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने ये लॉ कैसे एक्सप्लेन किया था सबको मालूम ही है ना। अभी के जैसे उन्हाळ्याचे दिवस होते, न्यूटन सासरवाडीला गेला होता, पोट भरून जेवण केलं, वहां पे काय झालं, आराम करायला मग झोपायला गेला सफरचंदाच्या बागेमध्ये, सो गया था सफरचंद के पेड़ के नीचे और नींद लगी थी। उसी बीच क्या हुआ, इतना बड़ा सफरचंद उसके दिमाग में आके गिरा। एवढं मोठं सफरचंद डोक्यात पडल्यावर न्यूटन खडबडून जागा झाला आणि मग त्याला प्रश्न पडला, हे माझ्या डोक्यात का पडलं, आणि मग न्यूटन त्यावर विचार करायला लागला। एंड उसके बाद में हमारे सामने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। वो इतने भी नहीं रुका, सोचते सोचते घर पे गया। घर पे जाने के बाद उसकी वाइफ ने उसको ग्लास ऑफ वाटर दी, ग्लास के ग्लास में, फिर उसने ग्लास को देखा, छोड़ दिया, ग्लास नीचे गिर गया, मतलब ग्लास टूट गया। घरच्यांना कळालं हे येड्यासारखं करणार आहे, आता याला झटका आला म्हणून। और न्यूटन ने क्या किया, वहां पे एक्चुअल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया कि सारे ऑब्जेक्ट अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अर्थ के टुवर्ड्स आ रहे हैं। फिर वो रात में देख के ऑब्जर्व करता है कि ये मून है, वो भी वही कर रहा है ना, 27.5 डेज में वो क्या कर रहा है, अर्थ के सराउंडिंग में एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। एक्चुअल उसने उस मून के रिवॉल्यूशन का रेडियल एक्सेलरेशन निकाला था, उसके ऊपर से फोर्स का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन हम इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको अप्रोच नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। ये सारे ऑब्जर्वेशन न्यूटन के थे, और न्यूटन ने सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये सारा जो नेचुरल फेनोमेनन है हमारे सामने एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिसमें न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि अगर दो बॉडीज है जिनके पास मासेस है तो वो 101% एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड उस अट्रैक्शन में जो फोर्स होता है, उस अट्रैक्शन में जो फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका स्टेटमेंट ऐसा है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between them। यानी F proportional to m1 m2, F proportional to 1 upon r square। इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा F proportional to m1 m2 upon r square। एंड इस लॉ को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन ने तो ये एक बार एक्सप्लेन किया, लेकिन फिजिक्स पढ़ते टाइम आपको समझ में आएगा, हर एक सेक्शन में, हर एक टॉपिक में जब भी फोर्स की बात आएगी, हर बार फोर्सेस जो है इसी टाइप का रिलेशन जो है वो कैरी करेगा, बियर करेगा, मतलब फॉलो करेगा। मतलब ये न्यूटन की जो बातें हैं ये यहाँ पे तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स में भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल बोलता हूं, अभी उसमें हमें जाना नहीं है, कि अगर हमें दो चार्ज दिए जाते हैं स्पेस में, एक Q1 एंड एक Q2 है, उनका सेपरेशन अगर R है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते या फिर रिपेल करते। तो इनके अट्रैक्शन का या रिपल्शन का जो फोर्स है, मैंने पढ़ाया नहीं था, आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए आगे 25 अप्रैल से उसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इनके दोनों के बिटवीन का जो फोर्स है वो कैलकुलेट करने के लिए वहां पे कूलम का लॉ था, कूलम्स लॉ।
और वो कूलम्स लॉ ऐसे था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ये कूलम को सारी बातें इसी लॉ को देख के समझ में आ गई थी। वो इसको सामने रखता था कि यहाँ पे मास पे कैसे डिपेंडेंट है, फिर यहाँ पे चार्ज पे भी वैसे डिपेंडेंट होगा, यहाँ पे सेपरेशन पे कैसे डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी सेपरेशन पे वैसे डिपेंडेंट होगा। ये बातें ऑब्जर्व कर करके रिमेनिंग लॉ जो है वो हमने डिराइव किए, इसलिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब फिजिक्स जो है हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हर बार जितने भी साइंटिस्ट आते हैं उनके जितने भी लॉज है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, वो सारे हमें इसी तरह का रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं एंड वहां पे कांस्टेंट लेके आते हैं। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, फिर ये इक्वेशन बनता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। और यहाँ पे G का मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारे महाराष्ट्र का नहीं, इंडिया का नहीं, हमारे ग्लोब का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का नहीं, गैलेक्सी का नहीं, यूनिवर्स का। क्योंकि हम जब ये ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में यही कंसेप्ट होती है कि हमारी अर्थ है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, डिफरेंट स्टार है, प्लैनेट है, उनका इंटरेक्शन है, वार्म होल है, ब्लैक होल है, एस्केप वेलोसिटी है, रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट क्यों रिवॉल्व होता है, ये सारी कंसेप्ट वहां पे आती है। इसलिए हम फ्यूचर में इससे रिलेटेड, मतलब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब इन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में हम अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट के बारे में भी सोच सकते थे, है ना। इसकी डिस्कवरी हुई थी 17th सेंचुरी में। ये जी जो है इसकी वैल्यू न्यूटन ने डिस्कवर नहीं की थी। ये कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू डिस्कवर की थी बाय हेनरी कैवेंडिश। ये जी की वैल्यू डिस्कवर की थी बाय हेनरी कैवेंडिश इसने। और इसने बोला था कि आगे जाके हम अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लेनेट के बारे में भी सोच सकते हैं, इसलिए ये वैल्यू जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहेगी। मतलब वो हमारी अर्थ छोड़ के नेबरिंग प्लेनेट के बारे में नहीं सोच रहा है, मून, मार्स, जुपिटर, है ना, उनके बारे में नहीं सोच रहा है, ये दूसरे गैलेक्सी के बारे में, मतलब पूरे यूनिवर्स के बारे में सोच के ये बातें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जैसे इलॉन मस्क का भी सोच रहा है कि मार्स के ऊपर जाके हम वहां पे कॉलोनी बनाने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से ये दिमाग था हेनरी कैवेंडिश का, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला गया था। ठीक है, उसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 होता है एक्चुअली, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ये बन गया न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम हर बार डेटा है वो रिलेटेड टू अर्थ कंसीडर करने वाले हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए अर्थ को मास होता है। चलो बोलो कितना है अर्थ का मास? यस राहुल करेक्ट है। अब मुझे अर्थ का मास भी बोल दो बेटा। व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? वेरी गुड, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ये अर्थ का मास होगा। देन अर्थ की रेडियस होगी 6400 किलोमीटर, इसको हम कंसीडर करेंगे मीटर में एज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये वैल्यूज हमें हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करनी है। ठीक है, रिलेटेड टू न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यूज है, दूसरे प्लेनेट का मास है, फिर दूसरा मास, वो हमें गिवन रहेगा, लेकिन ये कैपिटल जी है, देन कैपिटल मास है एंड रेडियस ऑफ अर्थ है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये आ गया न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैंपियंस रेडी है फिर? ओके चलो, तो ये डेटा जो रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मैं उसको रफ नहीं कर रहा हूं, उसको एज इट इज रख रहा हूं। और आपको बोला जा रहा है कि सपोज क्वेश्चन दिया है कि एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के 1/6 है एंड उसका सेपरेशन जो है अर्थ से वो 4 टाइम्स ऑफ आर इतना है। तो दोनों के बिटवीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एकदम बड़े बड़े भारी भारी कैलकुलेशंस आने वाले हैं। चलो कितने लोग कर पाते हैं देखते हैं।
ये जो गिवन नोन वैल्यूज है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो एज इट इज हम यूज करने वाले, ठीक है। चलो करो सॉल्व इसको, जिनको आता है चैंपियंस लोग, बाकी हम बोर्ड पे साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो चेतन सॉल्व करो, आंसर बोलो, संस्कार, प्रणव, राहुल, आ रहा है आंसर, गुड। चलो अब देखो, जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमें मालूम है कि फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे G की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 मतलब अर्थ का मास है, कितना है लिखा है वहां पे 6 इंटू 10 टू द पावर 24। m2 मतलब अर्थ का मास डिवाइडेड बाय 6 है, मतलब ये 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर, इसका सेपरेशन है। अब आर कितनी है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4 इंटू 4 16 125.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आ गई सेपरेशन। और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं उसको 4r ही रखता हूं, तो 4r का यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते, फिर बाद में हम डिवाइड करेंगे, तो पहले 6 कैंसिल हो गए। अब f इक्वल्स टू क्या बचा, 6.67 इंटू 6, मतलब ये आएंगे, ठीक है 40 अप्रोक्सीमेटली, 10 टू द पावर 24 प्लस 24 48, 48 माइनस 11 मतलब 37। अब इसका स्क्वायर करना है 4r का, कितना आ रहा है 25.6। अब इसको अप्रोक्सीमेटली 25.6 को हम 26 लेंगे। अब 26 का स्क्वायर होता है 676। अब 676 मैंने थोड़ा ज्यादा लिया था, इसलिए मैं इसको 650 कंसीडर करता हूं, और 10 की पावर 6 है, उसका स्क्वायर बनेगा 6 इंटू 2 मतलब 12। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इनके बिटवीन का फोर्स आएगा, एक जीरो गेट कैंसिल, ये 1, ये आएगा 16, 1 अपॉन 16, मतलब मैं उसको लिखूंगा 100/16 इंटू 10 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 12। तो 100/16 मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 35 में से 10 गए, 25 में से 2 गए, 23 न्यूटन। चलो मैंने कैलकुलेशंस तो कर दिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई होगी, स्टेप देख लो एक बार, एंड आई एम गेटिंग सम आंसर्स हियर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, चलो कमन फास्ट। ये कैलकुलेशन आने चाहिए बेटा, अभी आप 11th में आने वाले हो, तो ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन के साथ ही हमें डील करनी पड़ेगी। एंड एज पर शेड्यूल्ड आप सबको मालूम होगा 6.25 इंटू 10 की पावर रहेगी बेटा, ठीक है। चलो जिनका आंसर्स नहीं आ रहा है एक बार देख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करो, फिर मैं इंडिविजुअली भी इसको एक्सप्लेन करता हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मालूम ही है कि हम क्या कर रहे हैं, 25 ऑफ अप्रैल से डायरेक्ट हमारी 11th की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म करो, रजिस्ट्रेशन करो, सो दैट एक्चुअल जो क्लासेस का प्रोग्राम होता है उसमें आपको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलने वाली है, देन ऐप के ऊपर सॉफ्ट कॉपी मिलने वाली है, एंड ऐप के ऊपर जो डीपीपी का सेक्शन होता है कि मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एंड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए गए हैं उनका डाउट सेशन, ये सारी बातें जो है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जिसको वर्कआउट करने के बाद ही हमारा रिजल्ट आने वाला है, वो सारी बातें हमें अभी से स्टार्ट करनी है। एंड उस प्रोसेस में एनरोल होने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आप सब लोगों को आज ऑफिस से कॉल भी आया था, वहां पे भी आपका बहुत सारा डाउट का पार्ट क्लियर हो चुका है, और कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 9579326763। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लास जो है जब तक गवर्नमेंट परमिट नहीं कर रहा है तब तक ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद में जब गवर्नमेंट परमिट करेगा, जून जुलाई अगस्त में, जब ये सिचुएशन पूरी तरह से हैंडल हो जाएगी, उसके बाद में हमारा क्लास ऑफलाइन है, प्लस जिनको ऑफलाइन नहीं करना है, गांव में रह के इसी तरह से ऑनलाइन करना है, उनके लिए ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा।
मतलब ऑनलाइन तो है ही है, ऑफलाइन भी है, लेकिन ऑफलाइन जो है वो गवर्नमेंट परमिट करने के बाद रहेगा। मतलब आपके पास दोनों भी ऑप्शन है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ठीक है श्रेया? ओके। राहुल 40 का साल हो, 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो बेटा, अप्रोक्सीमेटली लिया है मैंने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लो बेटा, बिफोर दैट हम पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे विथ नोट्स एंड ऑल दैट। नो इश्यू गौरव, ऑल द बेस्ट बेटा। तो जब तक चल रहा है तब तक करो। G2 माइनस, चेतन आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। G2 माइनस क्या बोल रहे हो? G2 कहाँ पे? यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने किए थे, वंस अगेन मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऐसे था 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, आई थिंक कुछ तो 650 लिया था हमने अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻+12। ठीक है, 1.6, एक मिनट, ये 65 होगा। क्या था वो? सेपरेशन 4R था, 4R मतलब 1.6 इंटू 4 6.4, 6.4 इंटू 4 नहीं बराबर है 650 इंटू 10⁻+12, ये था डिनोमिनेटर। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद तो यहाँ पे एक सिक्स कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली 39 पॉइंट कुछ तो आता है या फिर 40 पॉइंट आता है, मैंने उसको 40 लिया। अब क्या बचा यहाँ पे? ये डिनोमिनेटर में 650 बचा। अब देखो 10 10 बेस सेम है, तो रूल क्या होता है, जिनका बेस सेम है उनके पावर की एडिशन करो। इसलिए मैंने 24 + 24 ऐड कर दिए 48, 48 में से 11 गए बने 37, तो मैंने लिख दिया 10⁻37। और एक रूल है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है खालसा वर है, तो तब क्या होता है, पावर का साइन रिवर्स होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्लस था वो रिप्लेस हो गया माइनस से, और यहाँ पे ये +12 ऊपर आके बन गए -12, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 4/65 है, मैंने उसको 4/64 लिया अप्रोक्सीमेटली, तो ये 4 1 जा 4 एंड 16 4 जा 64 होते हैं, तो ये आएंगे 16। इसलिए मैंने लिखा था 1/16 इंटू +37 -12, मतलब कितना आएगा ये 25। अब मैंने इसको ऐसे लिखा 100 और 25 में से 2 0 इधर लगा दिए, मतलब ये 23/16, फिर इनका डिवीजन इस तरह से हो गया था। तो यही आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम जो है वो सारा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे तरह ही आपकी कैलकुलेशन जो है मेरे से भी कम टाइम में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा उसका डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलो गुड नाइट, थैंक यू।